हेलो एंड वेलकम टू विमर्श न्यूज। आज हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। हेलो एंड वेलकम टू जी के गोल। मेरा नाम परमवीर सिंह है और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एग्जाम में कई सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा ब्लड के बारे में हमें वैसे भी जानकारी होनी चाहिए। ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर है कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड एकमात्र ऐसा टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जनरली जितने भी टिश्यू होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, परंतु ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी जो हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर कोशिका होती है, तो ऐसा नहीं है कि हर सेल हर कोशिका के अंदर ब्लड बहेगी, ये सेल के बाहर बाहर ही बहती है। जैसे मान के चलिए ये कोई सेल है तो जो ब्लड है ये इसके बाहर बाहर बहती है। अब जो जरूरत की चीज़ है, जैसे सेल को क्या चाहिए तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन घुली होती है हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड में, तो ऑक्सीजन चले जाएगी सेल के अंदर, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। परंतु अगर बात करें कुछ लोअर एनिमल तो उनके अंदर पाया जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी उनके अंदर जो सेल होती है हर एक सेल के अंदर ब्लड जाता है। तो लोअर एनिमल जैसे हो गए बैक्टीरिया के अंदर, ये आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। परंतु अगर हम इंसानों की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हमारे अंदर पाया जाता है ब्लड क्या है, हमारे अंदर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, यानी ब्लड जो है वो पंप होता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है तो है हार्ट। हार्ट यानी दिल, दिल का काम है ब्लड को पंप करना। इसके अलावा ब्लड का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है, यानी ये बैलेंस बना के रखता है, इसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी ये बैलेंस बना के रखता है। अब जैसे मान के चलिए हम खेलते हैं या फिर दौड़ते हैं तो हमें पसीना आता है। अब ये पसीना क्यों आता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। अब बॉडी को वापस ठंडा होना है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा पानी का वाष्पीकरण, यानी हमें पसीना आएगा, हमें स्वेटिंग आएगी, और इससे क्या होगा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वापस कूल डाउन हो जाएगा। ब्लड क्या करता है, ब्लड बैलेंस बना के रखता है बॉडी के अंदर। अगर बात करें ब्लड की तो ब्लड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। कुछ और फंक्शन देखते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड का सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे। और दूसरा फंक्शन क्या है ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर, ये पीएच बफर को मेंटेन रखता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीएच क्या है। अगर पीएच 7 से कम होगा तो वो होगा एसिड। अगर पीएच 7 से कम होगा तो वो होगा एसिड, और पीएच अगर 7 से ज़्यादा होगा तो उसे बोलेंगे बेस। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये है स्लाइटली बेसिक। ब्लड क्या है हमारी बॉडी के अंदर, स्लाइटली बेसिक। हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे हम फल खाते हैं या फिर फ्रूट्स खाते हैं, तो जनरली जितने भी फल होते हैं वो अधिकतर एसिडिक होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम खट्टी फल खाते हैं, खट्टे फल खाने से उनके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड, और अगर हम सेब खाते हैं तो उनके अंदर पाया जाता है मेलिक एसिड। हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम वाइन पीते हैं, तो इससे क्या हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका पीएच चेंज होता है, तो आंसर है नहीं। यानी ब्लड एक बहुत अच्छा पीएच बफर का काम करता है, ये एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करके रखता है। ब्लड क्या है, ब्लड एक बहुत अच्छा पीएच बफर है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। लाइक ह्यूमन बॉडी यानी इंसानों की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इसे इतना ही रहने में मदद करता है। अब चाहे ठंडी हो या गर्मी, चाहे मौसम कैसा भी हो, तो क्या हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर चेंज होता है, तो आंसर है नहीं। ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन रखने में मदद करता है।
इसके अलावा चौथा जो ब्लड का फंक्शन है वो क्या है, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये हमें बीमारियों से बचाता है, यानी ये एक तरह से हमारी बॉडी के लिए सोल्जर का काम करता है ब्लड। सो अब देखते हैं ब्लड किस चीज से बना होता है। तो ब्लड बना होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का। अब ये प्लाज्मा क्या है, ये है पानी वाला पार्ट, पानी वाले पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा। ये जो आप देख रहे हैं ये है प्लाज्मा। और ब्लड सेल्स के अंदर क्या आते हैं, ब्लड सेल्स के अंदर आते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, फिर से डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा है प्लेटेलेट्स। तो ब्लड सेल्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर होता है अराउंड 45%, और प्लाज्मा जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है 55%। अब बात करते हैं हीमेटोक्रिट की। तो टोटल ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स की वॉल्यूम होती है उसे बोलते हैं हीमेटोक्रिट। अब जो ब्लड सेल है वो वैरी करता है, लाइक जनरली तो ये 45% होता है, परंतु ये वैरी करता है। जैसे मेल के अंदर क्या होता है, लगभग 40 से 50% पाए जाते हैं ब्लड सेल्स। वहीं अगर बात करें फीमेल की तो इनके अंदर सिर्फ 37 टू 38% पाया जाता है। और अगर बात करें नए जन्मे बच्चे के अंदर तो इनके अंदर पाया जाता है लगभग 55% ब्लड सेल्स। सो नए जन्मे बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो ये हैं ब्लड सेल्स। तो ये जो आपको ये दिख रहा है रेड कलर का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये है व्हाइट ब्लड सेल्स और ये है प्लेटेलेट्स। सो जनरली हमारी बॉडी के अंदर कितना पाया जाता है, 55% पाया जाता है प्लाज्मा, और 1% पाए जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटेलेट्स, और 44% पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। यानी टोटल अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो टोटल कितना पाया जाता है, 45% हमारी बॉडी के अंदर जनरली। सो अब देखते हैं प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट होते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर लगभग 90% से ज़्यादा पाया जाता है पानी, और 2% पाए जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये काफ़ी कम होते हैं, परंतु ब्लड को फंक्शन करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल होता है लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या हैं, ये हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं और एंजाइम पाए जाते हैं इस 2% के अंदर। और प्रोटीन लगभग 60 टू 80 ग्राम पर लीटर हमारे प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। सो देखते हैं कौन कौन से प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन और तीसरा है फिब्रिनोजेन। तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन को कौन बनाता है, लीवर। ये आपको याद रखनी है कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन को कौन बनाता है, तो वो है लीवर। सो अब देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका अपना एक प्रेशर होता है, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इसे मेंटेन कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, इसे मेंटेन करके रखता है। और इसमें मदद कौन करता है, तो इसमें मदद करता है एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा प्रोटीन का जो एल्ब्यूमिन है ये इसे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। अब तीसरा देखेंगे कोगुलेशन और एंटीकोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब क्या होता है, ब्लड का जमना, ब्लड का थक्का होना। तो इसमें मदद कौन करता है, इसमें मदद करता है फिब्रिनोजेन। और एंटीकोगुलेशन यानी क्या होता है, ब्लड का पतला होना। सो कोगुलेशन और एंटीकोगुलेशन को मेंटेन कौन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का फिब्रिनोजेन। इसके अलावा ये काफ़ी अच्छा पीएच बफर का काम करता है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करके रखता है, यानी ये बहुत अच्छा पीएच बफर है हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड इतना अच्छा पीएच बफर क्यों है, क्योंकि इनके अंदर पाए जाते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो ये आपको याद रखनी है कि जो ब्लड है ये इतना अच्छा पीएच बफर क्यों है, क्योंकि इनके अंदर पाए जाते हैं बाइकार्बोनेट आयन। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन हमें क्या प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। और इम्यूनिटी किसकी वजह से प्रदान होती है, वो होती है प्लाज्मा प्रोटीन के ग्लोबुलिन की मदद से। और स्पेशली कौन सा ग्लोबुलिन मदद करता है, तो वो है गामा ग्लोबुलिन। ये आपको याद रखनी है।
गामा ग्लोबुलिन की मदद से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो होती है गामा ग्लोबुलिन की वजह से। अब देखते हैं प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वो है सोडियम। सोडियम जो है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और उसके बाद पाया जाता है क्लोरीन। सो जो हम नमक खाते हैं घर में तो वो क्या होता है, NaCl। अब वो बॉडी के अंदर कैसे टूटता है, Na+ और Cl- के रूप में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लड को फंक्शन करने के लिए नमक। अब बात करेंगे ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स यानी जो 45% वाला पार्ट था उसे बोलते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट मतलब इराइथ्रो मीन्स रेड, यानी इराइथ्रोसाइट मतलब क्या हो गया, रेड ब्लड सेल्स यानी RBC। और दूसरे हैं ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे हैं थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटेलेट। तो ये है रेड ब्लड सेल्स, ये है व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये है प्लेटेलेट। अगर बात करें ब्लड सेल्स की, यानी चाहे RBC हो यानी रेड ब्लड सेल्स हो, या फिर चाहे WBC हो या व्हाइट ब्लड सेल्स हो या फिर प्लेटेलेट हो, तो इन तीनों को बनाता कौन है, तो आंसर है बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, हमारी हड्डी के अंदर जो खाली लाइनिंग होती है उसे बोलते हैं बोन मैरो, और इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स भी बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनाते हैं, और प्लेटेलेट भी बनाते हैं। अगर बात करें यंग एज की, यानी 7 साल से नीचे की, तो रेड बोन मैरो बनाता है RBC। और अगर बात करें एडल्टहुड की यानी वयस्कों की, तो उनके अंदर कौन बनाता है, येलो बोन मैरो। इसे येलो बोन मैरो को येलो फैट टिश्यू भी बोला जाता है। अब अगर एक एडल्ट के अंदर बात की जाए तो इनके अंदर लगभग 2.6 किलोग्राम बोन मैरो पाया जाता है, जिसमें आधा हिस्सा क्या होता है, वो होता है रेड बोन मैरो, और आधा हिस्सा क्या होता है, वो होता है येलो बोन मैरो। अब देखते हैं RBC का शेप कैसा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये RBC का शेप कैसा होता है, लगभग बाइकॉन्केव डिस्क जैसी, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह, ये आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर इराइथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स कितना पाया जाता है। टोटल हमारी बॉडी के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। और रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो मेल के अंदर, मेल यानी पुरुष के अंदर, इनके अंदर पाया जाता है 5 × 10⁻12 पर लीटर। इसके अलावा फीमेल के अंदर पाया जाता है लगभग 4.2 × 10⁻12 पर लीटर। और नए जन्मे बच्चे के अंदर पाया जाता है लगभग 6 × 10⁻12 पर लीटर, यानी नए जन्मे बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा RBC पाया जाता है। और फीमेल के अंदर ये कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि उन्हें हर महीना मासिक धर्म होता है यानी मेंस्ट्रुएशन होता है। इससे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं, इसीलिए फीमेल के अंदर यानी महिलाओं के अंदर रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम पाई जाती है। अगर कोई पूछे आपसे कि रेड ब्लड सेल्स का कलर लाल क्यों होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो RBC का कलर है वो रेड होता है। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली इनका यूज़ है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। और अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया होगा हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमें थकान महसूस होगी। हीमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। अगर बात करें मेल एडल्ट की यानी पुरुष की, तो पुरुष के अंदर लगभग 120 to 160 ग्राम पर लीटर पाया जाता है RBC। और अगर बात करें फीमेल की यानी महिलाओं की, तो उनके अंदर पाया जाता है लगभग 110 to 150 ग्राम पर लीटर। और अगर बात करें नए जन्मे बच्चे के अंदर, लगभग 5 दिन का नया जन्मा बच्चा, तो उनके अंदर पाया जाता है लगभग 200 ग्राम पर लीटर, उससे ज़्यादा पाया जाता है। अब नए जन्मे बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन क्यों पाया जाता है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आपने गौर किया होगा तो नए जन्मे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से सांस लेते हैं। क्यों सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की आवश्यकता
ज्यादा होती है। मैंने बताया आपको कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि आरबीसी बनता किस चीज से है। तो आरबीसी के लिए क्या चाहिए, आयरन, आयरन यानी Fe, और साथ में प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो होगा एनीमिया। आयरन की कमी से होता है एनीमिया। तो आयरन और प्रोटीन क्या करते हैं, ये आरबीसी को बनाते हैं। और इसके अलावा एक चीज और है, वो है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ये क्या करते हैं, आरबीसी को मैच्योर करते हैं। यानी इन चारों में से किसी चीज की कमी होगी तो क्या होगा, होगा एनीमिया। ये चारों चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आयरन और प्रोटीन क्या करते हैं, ये आरबीसी को बनाते हैं। और बात करें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड क्या हो गया, विटामिन B9, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन B9 होता है फॉलिक एसिड। तो विटामिन B12 और विटामिन B9 क्या करते हैं, ये मैच्योर करने में मदद करते हैं, यानी आरबीसी को मैच्योर करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं लाइफ ऑफ आरबीसी, यानी इनका लाइफ स्पेन कितना होता है। तो ये 120 दिन तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद ये मर जाते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, तो लगभग 120 डेज। और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, तो इनका डिस्ट्रक्शन होता है लिवर और स्प्लीन में। यानी आरबीसी की मौत होती है लिवर और स्प्लीन में। इसीलिए लिवर को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी लिवर है क्या, कब्रगाह, आरबीसी की कब्रगाह है। जो आरबीसी होती है उसकी डेथ होती है लिवर में। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आरबीसी का फंक्शन क्या था, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते थे। मेनली ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते थे। परंतु अगर बात करें ल्यूकोसाइट यानी WBC की, तो ये क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं। एक तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर्स हैं। तो 5 तरह के होते हैं WBC। कौन कौन से हैं वो, तो ये है, पहला है मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है इओसोनोफिल, चौथा है बेसोफिल और पांचवा है न्यूट्रोफिल। अगर बात करें इओसोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, तो ये तीनों क्या हैं, ये हैं ग्रेन्युलोसाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों हैं ग्रेन्युलोसाइट, क्योंकि इनके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल। आप इसमें देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी दिखाई दे रहा है। यानी जिसके पीछे भी फिल लगेगा उसके अंदर ग्रेन्यूल पाया जाएगा। इओसोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल क्या हैं, ये हैं ग्रेन्युलोसाइट। और अगर बात करें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की, तो ये हैं एक ग्रेन्युलोसाइट, क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं। नंबर कितना होता है WBC का हमारी बॉडी के अंदर, तो लगभग 4 × 10⁹ पर लीटर। और मैंने आपको बताया था कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये है न्यूट्रोफिल, इओसोनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसोनोफिल क्या हैं, ये हैं ग्रेन्युलोसाइट। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या हैं, ये हैं एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी इनके अंदर ग्रेन्युल नहीं पाई जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल। ये आपको याद रखना है, लगभग 50 to 70% WBC के अंदर पाया जाता है न्यूट्रोफिल। और उसके बाद नंबर आता है लिम्फोसाइट का, ये लगभग 20 से 40% हमारे WBC के अंदर पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल का नंबर सबसे ज्यादा होता है WBC के अंदर, और उसके बाद नंबर होता है लिम्फोसाइट का। और अगर लाइफ स्पेन की बात करें, यानी इनका जीवन कितना दिन का होता है, लगभग 1 से 2 दिन का। और अगर रेशियो की बात करें, तो RBC/WBC का रेशियो क्या होता है, 600:1। यानी हर एक WBC पे लगभग 600 RBC पाए जाते हैं, यानी 600 गुना ज्यादा RBC पाया जाता है WBC के कंपेयर में। तो WBC में सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसके अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, इनसे हमारी रक्षा करता है। इसीलिए
अगर मान के चलिए हमें कोई बुखार है, तो बुखार में डॉक्टर क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट कराने के लिए। वो क्यों बोलते हैं कि अगर बुखार है तो बुखार तो एक सिम्टम है, वो किस वजह से हुआ है ये तो हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए बोलते हैं ब्लड टेस्ट कराने। और ब्लड टेस्ट अगर होता है तो WBC में ये पता चल जाता है कि न्यूट्रोफिल का नंबर कितना बढ़ा है, और इससे ये पता चल जाता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो कहीं ना कहीं ज़रूर है। सो न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाता है अगर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाए, लाइक बैक्टीरिया या फिर वायरस। दूसरा है इयोसोनोफिल। इयोसोनोफिल जो होते हैं वो हमें दो सूरतों में काम करते हैं, ये हमारे लिए दो सूरतों में काम करते हैं। पहला, ये पैरासाइट इन्फेक्शन से बचाते हैं, इसके अलावा ये हमें एलर्जी से भी बचाते हैं। लाइक पैरासाइट इन्फेक्शन क्या हो गया, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई कीड़ा घुस जाए या फिर कोई वॉर्म घुस जाए, पैरासाइट घुस जाए, तो ये हमारी मदद करते हैं। और इयोसोनोफिल का नंबर बढ़ जाता है जब हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो या फिर एलर्जी हो। तीसरा है बेसोफिल। बेसोफिल का फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कैपिलरी होती है उसे चौड़ा करता है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीज होते हैं, पहला है हिपैरिन और दूसरा है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, ये वैसोडाइलेटर का काम करता है। वैसोडाइलेटर यानी ये हमारी बॉडी के अंदर जो कैपिलरी होती है, यानी जो खून की नली होती है, उसे चौड़ा करता है और ब्लड फ्लो को स्मूथली मेंटेन करता है। इसके अलावा ये जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रोंकिया स्मूथ मसल्स होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, यानी ये हमें एलर्जिक रिएक्शन से भी बचाता है। चौथा है मोनोसाइट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनका नंबर तो काफ़ी कम होता है परंतु ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान के चलिए हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस आया, लाइक कोई वायरस घुस आया या फिर बैक्टीरिया घुस आया, तो ये क्या करता है, जैसे मान के चलिए ये कोई वायरस है तो ये इसे घेर कर खा जाते हैं, इसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है या फिर फंगी या फिर जो डेड सेल्स रहते हैं उन्हें ये घेर कर खा जाते हैं, इन्हें बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। सो मोनोसाइट्स का ये फंक्शन है। सो आखिरी है लिम्फोसाइट। सबसे ज़्यादा WBC में क्या पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल, और उसके बाद पाया जाता है लिम्फोसाइट। अराउंड 20 से 40% हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये हमें इम्यून प्रदान करते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। मान के चलिए अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस आया हमारी बॉडी के अंदर। सो ये जनरली दो टाइप के होते हैं, पहला है T लिम्फोसाइट और दूसरा है B लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले बात करेंगे T लिम्फोसाइट के बारे में। तो T लिम्फोसाइट क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये करता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सो इसमें क्या होता है, जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें ये क्या करते हैं, घेर कर खा जाते हैं, यानी ये करते हैं फेगोसाइटोसिस। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक और तरीका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का। सो ये करता है B लिम्फोसाइट। सो B लिम्फोसाइट क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मान के चलिए हमारी बॉडी के अंदर कोई धूल का कण आया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस आया, तो वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रभावित करेंगे, और फिर जो इम्यून सिस्टम है हमारा प्रभावित होगा तो इसे बोलेंगे एंटीजन, यानी ये जो धूल का कण है ये कहलाएगा एंटीजन। और इसके रिस्पॉन्स में जो लिम्फोसाइट के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल्स निकलते हैं, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी क्या करती है, ये जो एंटीजन है उसे घेर कर खा जाती है। सो B लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन होते हैं उन्हें मारकर खा जाते हैं। और एंटीजन कौन कहलाएंगे, जो भी चीज़ हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करेगी उसे बोलेंगे एंटीजन, चाहे वो धूल का ही कण क्यों ना हो। अब जैसे कुछ एक बीमारी होती है जिनके अंदर B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं, जैसे एक बीमारी है एड्स। एड्स के अंदर क्या होता है, जैसे इनके अंदर जो T सेल्स होते हैं, जो हेल्पर T सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, और अगर हेल्पर T सेल्स मर जाएंगे तो क्या होगा, मान के चलिए उस व्यक्ति को एक छोटा सा जुकाम भी हो जाए तो उसकी जान पे बनी रहती है, क्योंकि वो जुकाम ठीक नहीं होता है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, यानी उसकी जान पर पड़ी रहती है। सो एड्स एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। सो अब हम बात करेंगे प्लेटेलेट की। प्लेटेलेट यानी थ्रोम्बोसाइट। सो इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स डिस्क लाइक। और प्लेटेलेट बनते कहाँ हैं, ये भी बनते हैं बोन मैरो के अंदर, और बोन मैरो के अंदर
एक स्पेशल सेल होता है जिसे बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। इनके अंदर बनता है प्लेटलेट। सो ये जगह आपको याद रखनी है। सो नॉर्मली जो वैल्यू है प्लेटलेट की तो कितनी है, लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर। सो कुछ एक डिजीज होती है जिसमें प्लेटलेट का नंबर घट जाता है, जैसे डेंगू। डेंगू के अंदर क्या होता है, 1 लाख से कम हो जाता है प्लेटलेट का नंबर। और अगर डेंगू काफ़ी पुराना हो या बहुत दिनों से हो तो प्लेटलेट का नंबर काफ़ी कम हो जाता है और इसमें जान पर बनी रहती है। सो बात करें प्लेटलेट की फंक्शन की, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो कैपिलरी होती है यानी जो खून की नली होती है उसके अंदर क्या होते हैं, इंडोथीलियल सेल्स। लाइक ये है इंडोथीलियल सेल्स। तो अगर प्लेटलेट का नंबर कम होगा तो इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होगी और ये ब्लीडिंग जो है वो दिखाई नहीं देगी, और वो ब्लीडिंग जो है वो दिखाई नहीं देगी, इससे हेमरेज होने का चांस काफ़ी होता है। सो हेमरेज हो जाते हैं। सो प्लेटलेट की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये जो हैं ये मेंटेन करते हैं, इंडोथीलियल सेल्स को रिपेयर करते हैं, स्मूथ करते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट एक जगह और यूज़ होता है। मान के चलिए अगर हमें कोई इंजरी हो जाए, यानी अगर हमें कोई चोट लग जाए, तो ये जो चोट लगी हुई जगह पर है यहाँ पर प्लेटलेट वापस आ जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, फिब्रिन की मदद से क्लॉट बनाते हैं, यानी खून का थक्का। जनरली जो चोट लगती है उसमें जो खून है लगभग 1 से 8 मिनट तक बहती है, उससे ज़्यादा खून नहीं बहना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, प्लेटलेट अब ये चोट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं और फिर फिब्रिन के साथ बनाते हैं क्लॉट, जिससे ब्लड रुक जाती है। सो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि मान के चलिए अगर यहाँ पर चोट लगी, यहाँ पर इंजरी हुई, तो ये जो खाली हिस्सा है इसको भरने के लिए क्या किया, प्लेटलेट वापस आ गए और फिर ये क्या करते हैं, फिब्रिन की मदद से क्लॉट बनाते हैं, जिससे ब्लड रुक जाती है, खून रुक जाता है। सो अब बात करेंगे कोगुलेशन की। कोगुलेशन क्या है, जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर वो पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। सो लिक्विड से अगर जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्लॉट, यानी खून का जमना, थक्का होना। अब सीरम की बात करते हैं। सीरम क्या है, अगर मान के चलिए हमें चोट लगती है तो जहां चोट लगती है उसके बगल में आपको कुछ दिन के बाद एक पीले कलर का फ्लूइड दिखाई देता है, उसे बोलते हैं सीरम। सो मान के चलिए अगर ये क्लॉटेड ब्लड है तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं सीरम और नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं क्लॉटेड ब्लड। सो नेक्स्ट है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, जैसे आपने गौर किया होगा अगर ब्लड को किसी टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाए तो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है। परंतु हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है जिसे बोलते हैं हिपैरिन। सो ये नाम आपको नहीं भूलना है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है ये होता है हिपैरिन के कारण, और हिपैरिन है एंटी क्लॉटिंग एजेंट। सो बात करेंगे अब क्लॉटिंग फैक्टर की। तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, ये ब्लड के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है, ब्लड फ्लो को लिमिट में लाता है, यानी कंट्रोल में करता है। अगर कोई इंजरी हो जाए, अगर कोई चोट लग जाए तो ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट बनाते हैं, जिससे खून रुक जाए और खून का लॉस कम से कम हो। जैसे आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर क्या होता है, अगर उन्हें एक कोई सुई भी चुभ जाए तो उनके अंदर का ब्लड नहीं रुकता है और ये लगातार फ्लो करता रहता है, ये लगातार बाहर निकलता रहता है और इससे उनकी मौत भी हो सकती है। सो टोटल हमारी बॉडी के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर का होना काफ़ी ज़रूरी है। सो पहला फैक्टर क्या है, फिब्रिनोजेन, इन्हें बनाता है लिवर। दूसरा फैक्टर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, इन्हें बनाता है लिवर। और तीसरा फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसे टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। और चौथा फैक्टर है कैल्शियम। सो अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो ब्लड फ्लो जो है यानी क्लॉट बनाने में मुश्किल होगी। सो कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 8वां फैक्टर क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसकी कमी से हीमोफीलिया ए होता है। और 9वां फैक्टर क्या है, क्रिसमस फैक्टर, ये कईयों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये है 9वां फैक्टर और इसकी कमी से होती है हीमोफीलिया बी। सो हीमोफीलिया 2 टाइप की होती है, पहला है हीमोफीलिया ए, वो फैक्टर 8 की कमी से होती है, और दूसरा है
हीमोफीलिया बी, ये फैक्टर 9 की कमी से होती है। सो अब देखेंगे कि ब्लड क्लॉट होता कैसे है। अगर हमें चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट होता कैसे है। सो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलते हैं तो बनता है थ्रोम्बिन। और फिर दूसरे स्टेप में थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन मिलते हैं और बनाते हैं फिब्रिन। और फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, फिब्रिन और ब्लड कॉर्पुसेल्स मिलते हैं और बनाते हैं क्लॉट यानी थक्का। यहां पर ब्लड कॉर्पुसेल्स क्या हो गए, प्लेटेलेट। सो प्लेटेलेट और फिब्रिन मिलते हैं तो बनता है क्लॉट और इससे खून रुकती है। सो अब बात करेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टाइनर ने। लैंडस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1901 में, 1901 ईस्वी में। सो ब्लड ग्रुप हमें जानना होगा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ खास तरह के एंटीजेंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं ब्लड ग्रुप। सो टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन बनेगा, ए का। और सीरम के अंदर किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, बी के खिलाफ। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी के सरफेस पे किसका एंटीजन बनेगा, बी का। और सीरम के अंदर किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, तो ए के खिलाफ। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो जो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बनेगी वो ए बी की बनेगी। और एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगी, तो किसी के खिलाफ नहीं बनेगी। अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बॉडी में एंटीबॉडी किसी के खिलाफ नहीं बनेगी। और अगर मान के चलिए व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, परंतु बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी ए के खिलाफ भी और बी के खिलाफ भी। अब जैसे मान के चलिए कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप पता है तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप पता लगाया जा सकता है। सो बच्चे का ब्लड ग्रुप पता लगाने से पहले हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में जानना होगा। तो जीनोटाइप क्या है, ये जीन्स को रिप्रेजेंट करता है। और फिनोटाइप क्या है, जो ब्लड ग्रुप हमें दिखाई देता है। अब जैसे मान के चलिए ओ का भी जीन है और ए का भी जीन है, तो ए का जो जीन है वो ओ को दबा देगा, तो फिनोटाइप क्या दिखेगा, ए का। और मान के चलिए अगर बी का भी जीन्स है और ओ का भी जीन है, जैसे ओ का भी जीन है और बी का भी जीन है, तो बी जो है वो ओ को दबा देगा, तो दिखाई क्या देगा, बी का फिनोटाइप। यानी ब्लड हमें किस टाइप का दिखाई देगा, वो हमें दिखाएगा बी ब्लड ग्रुप। सो ओ जो है वो कमजोर होता है और ओ को ए और बी दोनों दबा देते हैं। अब ओ तभी दिखाई देगा जब जो जीनोटाइप है दोनों ओ हो, यानी अगर दोनों जीन्स ओ होंगे तभी जो फिनोटाइप है वो दिखाएगा ओ। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं अगर जीनोटाइप दोनों ओ है तो फिनोटाइप हमें क्या दिखाई देगा, कौन सा ब्लड ग्रुप दिखाई देगा, ओ का। अब मान के चलिए जीनोटाइप ए ए या फिर ए ओ है तो ए में तो ए दिखाई देगा और ए ओ में ए जो है ओ को दबा देगा, तो फिनोटाइप क्या दिखाई देगा, ए। अब मान के चलिए जो जीनोटाइप है वो क्या है, बी बी, यानी तो बी तो दिखाई देगा परंतु अगर बी ओ है तो ओ को बी दबा देगा और फिर क्या दिखाई देगा, बी ब्लड ग्रुप। उसी तरह ए बी जो है उनके अंदर फिनोटाइप भी दिखाई देगा, ए बी। सो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे मान के चलिए माता का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, वो भी ओ है, तो जीनोटाइप क्या दिखेंगे, ओ ओ। और फादर के अंदर भी जीनोटाइप ओ ओ दिखेगा। सो अगर पेयर बनाते हैं तो क्या बनेगा, ओ ओ। सो यहां पर हमें क्या दिखाई देगा, ओ ब्लड ग्रुप दिखाई देगा। अगर यहां पर भी पेयर बनाएंगे, अगर चाहे हम इससे दिखाएं या फिर इससे दिखाएं, तो चाहे किसी के साथ भी पेयर बनाएगा आएगा तो ओ ही। यानी अगर माता का भी ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो जीनोटाइप क्या दिखेगा, ए ए और ए ओ। और इधर क्या दिखेगा, बी बी और बी ओ। सो इधर से क्या आएगा, ए आएगा और इधर से आएगा ओ आएगा।
और इधर से क्या आएगा, बी आएगा, और इधर से आएगा ओ। अब अगर पेयर बनाते हैं तो क्या बनेगा, ए बी पहला। अगर इससे पेयर बनाते हैं तो क्या आएगा, ए ओ, और यहां पर ए ओ को दबा देगा तो फिनोटाइप क्या दिखेगा, ए दिखाएगा। अब अगर ओ बी पेयर बनाते हैं तो हमें दिखाई क्या देगा, बी ब्लड ग्रुप, और अगर ओ ओ पेयर ग्रुप बना देते हैं तो हमें दिखाई क्या देगा, ओ। यानी अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। सो चारों केसेस देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो जीनोटाइप क्या क्या बनेंगे, बी बी और बी ओ, और इधर तो ए बी ही बनेगा। सो इधर क्या क्या आएगा, बी और ओ, और इधर ए बी। अब अगर पेयर करें तो क्या क्या बनेगा, ए बी बनेगा, इधर ओ बी अगर बनेगा तो क्या बनेगा, ओ बी में बी ब्लड ग्रुप आएगा, और इधर बी बी बनेगा तो बी ब्लड ग्रुप आएगा, और इधर ओ ए बनेगा तो ओ ए में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ए। सो अगर मान के चलिए माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या नजर आएगा हमें, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। सो यहाँ पर मैंने सभी कंडीशन को रखा है, तो आप इसे याद कर सकते हैं और आप इसे काफ़ी आसानी से निकाल भी सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो जनरली एग्जाम में ऊपर से 4 या 5 पूछे जाते हैं तो आपको ये याद कर लेनी है। हमारी बॉडी के अंदर टोटल ब्लड कितना होता है, लगभग 5 लीटर। सो अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट होती है तो उसे खून चढ़ाना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, खून चढ़ाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। सो अब ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी किसी का भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज का चक्कर रहता है, तो एंटीबॉडीज का चक्कर को ध्यान में रखते हुए खून चढ़ाया जाता है। सो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो वो है यूनिवर्सल डोनर। क्यों है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उनके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो वो क्या है, वर्ल्ड रेसिपेंट, यानी वो किसी से भी खून ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी जो है, ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती है। सो अब बात करेंगे RH फैक्टर की। RH फैक्टर ये कहां से लिया गया है, ये पहली बार देखा गया था रीसस मंकी के अंदर। रीसस मंकी के अंदर देखा गया था RH फैक्टर। सो आपने ब्लड ग्रुप तो देखा होगा ए बी या ओ, परंतु इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का चक्कर क्या है, तो ये है RH फैक्टर। सो मान के चलिए अगर किसी के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन अगर पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉजिटिव। और अगर किसी व्यक्ति के रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन नहीं पाया जाता है तो उसे बोलते हैं निगेटिव। सो इससे हम पता लगाते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो उन्हें बोला जाएगा पॉजिटिव, और अगर ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन एब्सेंट होंगे तो उन्हें बोला जाता है निगेटिव। सो RH डिसीज के बारे में तो आपने सुना होगा, इसका एक नाम और है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सो ये जनरली काफ़ी देखने को मिलता है। अब जैसे पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, RH निगेटिव, तो इससे क्या होगा, इससे जो पहला बच्चा होगा वो तो सेफ होगा, परंतु उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे वो मरे हुए पैदा होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे जो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों मिक्स हो जाएगा बच्चे के अंदर, तो जब डिलीवरी होगी तो माता के गर्भाशय के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगेगी। सो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा बनेगा तो एंटीबॉडी बन जाती है माता के गर्भाशय के अंदर, तो वो क्या करती है, इसके कारण बच्चे की मौत हो जाती है। सो ये था ब्लड। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।